नमस्कार, मैं अवजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। भारत सैन्य इतिहास का शायद सबसे बड़ा डिफेंस सौदा करने जा रहा है। यह सौदा लड़ाकू विमानों को लेकर है। भारत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए में 114 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस से सौदा कर सकता है। लेकिन राफेल सौदे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल फाइटर जेट को लेकर नहीं है, इसकी कीमत को लेकर है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर है, भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर है, रणनीतिक स्वतंत्रता को लेकर है और आने वाले युद्धों की तैयारी को लेकर है। इस संभावित डील पर सबसे बड़ा सवाल सिर्फ 30% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर सबसे ज्यादा है। राफेल सौदे से लेकर उठते तमाम सवालों पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी विजेंद्र के ठाकुर सर हैं, जो फाइटर जेट पायलट रह चुके हैं। हम सर से सवाल पूछेंगे, उससे पहले राफेल सौदे को लेकर के कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो हम आपके साथ पहले शेयर करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि 3.25 लाख करोड़ रुपए में 114 राफेल खरीदने की तैयारी जो है अभी चल रही है। दूसरी बात यह है कि भारत में निर्माण के बावजूद सिर्फ 30% स्वदेशीकरण होगा, यानी कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसके अलावा नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि विशालकाय डील होने के बावजूद फ्रांस भारत के साथ सोर्स कोड शेयर नहीं करेगा, जिसका मतलब है कि भविष्य में भारत अपनी मर्जी से राफेल में स्वदेशी हथियारों को इंटीग्रेट नहीं कर सकता है। चौथी बात जो इस डील की खास है वो यह है कि इस डील के तहत भारतीय वायुसेना को राफेल का F4 वेरिएंट मिलेगा, जिसमें बेहतर रडार, स्पेक्ट्रा, मीका नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर क्षमताएं होंगी। और पांचवी सबसे बड़ी बात यह है इस फाइटर जेट को लेकर के कि ये इतना विशालकाय डील होने के बावजूद भारत की फ्रांस के ऊपर में निर्भरता बनी रहेगी कई सालों तक। बात करने के लिए विजेंद्र ठाकुर सर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा सर कि 114 राफेल डील 3.25 लाख करोड़ यानी करीब 35 अरब डॉलर से ऊपर का ये सौदा भारत जो है फ्रांस के साथ कर सकता है। फ्रांसीसी मीडिया ने कहा है कि अगले महीने जब AI समिट के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आएंगे तो उस दौरान ये समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे डील को, अगर ऊपर से समझे तो? इस डील में काफी कंट्रोवर्सी है, पर आई सी ए लॉजिक, बहुत लॉजिकल डील है। मैं आपको इसमें इसका लॉजिक बताता हूँ जी। जब हमने 2 स्क्वाड्रन राफेल के लिए थे जी सर। 2015 की डील के साथ 36 राफेल हमने खरीदे, तो जी उस टाइम वो इमरजेंसी बाय था। MMRCA का जो इवैल्यूएशन हुआ उसके उसमें एयरफोर्स ने देखा राफेल सबसे बेहतर जहाज है, इसको लेना चाहिए। लेकिन वो नेगोशिएशंस, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकल मैन्युफैक्चर, उन मुद्दों पर नेगोशिएशंस कंप्लीट नहीं हो सकी। तो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी परचेज करा 2 स्क्वाड्रन राफेल का। अब इमरजेंसी परचेज करके एयरफोर्स ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा, ट्रेनिंग फैसिलिटीज क्रिएट करी, लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा और जहाज को परखा पीस टाइम में, परखा वॉर टाइम में। अभी एयरफोर्स को राफेल के साथ कंफर्ट लेवल है। अच्छा, अब जब MMRCA बंद कर दिया गया और MRFA प्रोग्राम शुरू करा, उसमें भी जो कंपेटिटर्स थे जो राफेल के अगेंस्ट compete कर रहे थे, जहाज, ग्रिपन, हॉर्नेट, यूरोफाइटर, अब मिग 35, सू 35, वही जहाज थे जो MMRCA में एयरफोर्स ने परखे थे और उनको इवैल्यूएट करा था और इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये राफेल हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो अब जब सिचुएशन ही नहीं चेंज हुई है, वही जहाज अगर एयरफोर्स को आप बोलो कि आप बताओ और कौन से लेने हैं, तो नेचुरली एयरफोर्स बोलेगा जो हमने परखा हुआ है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, जिसके ट्रेनिंग हमारे पास है, हम वो खरीदेंगे। पर एयरफोर्स एयर चीफ ने अक्टूबर में जब प्रेस से बात करी थी, उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप में बोला था कि एयरफोर्स को आप कोई भी जहाज दे दो, हम अपना काम करेंगे जी। लेकिन राफेल के साथ हमारा कंफर्ट लेवल है, तो राफेल अगर मेरे हो जाता है, उन्होंने ये भी बताया था कि अगर
फ्रांस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं है, तो हमें किसी और मैन्युफैक्चरर ओईएम के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप अपनी ट्रांसफर कर दोगे टेक्नोलॉजी। बड़ी स्पष्ट स्टेटमेंट थी। अगर उसको आप इवेल्युएट करें, जो स्टेटमेंट उन्होंने बोली, और अभी जो जिस दौर पर हम पहुंचे हैं जहां पर डील साइन होने की संभावना है, तो बड़ा बड़ा लॉजिकल है। वही जहाज है, उनमें से राफेल सबसे बेहतर है। फ्रांस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं तैयार है, पर कोई और दूसरा जो उम्मीदवार है, दूसरे उम्मीदवार, उनमें से भी कोई मैन्युफैक्चरर तैयार नहीं है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। बाकी जो उम्मीदवार है उनमें सब में यूएसए का कंट्रोल है। ग्रिपन जी ले लीजिए, हॉर्नेट ले लीजिए, F-16 ले लीजिए, यूरोफाइटर ले लीजिए। अगर यूएसए चाहे वो सप्लाई एकदम से बंद कर सकता है उन जहाजों की। जी फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जिसने कभी यूएस प्रेशर के अंडर आके जी इंडिया को टेक्नोलॉजी से डिप्राइव नहीं करा है। इसके मैं उदाहरण दे देता हूँ। जब क्रायोजेनिक इंजन हमने रूस से ले रहे थे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही थी, अमेरिका ने रूस को रोक दिया ये बोल के कि आप पर हम सैंक्शन लगाएंगे। रूस रुक गया। जी फ्रांस के साथ भी ऐसे हुआ था जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने करी थी। जो पहला रॉकेट इंजन हमने बनाया था, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने कंप्लीट करी। कोई अंडर प्रेशर उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं करा। पूरा जो बाईकास्ट इंजन है PSLV का, जी तो फ्रांस डट जाता है। अगर उनका देखिए, उनकी इकोनॉमी पूरी डिफेंस सेल्स पर बेस्ड है। बिल्कुल सर। वो कभी ऐसा सोचेंगे भी नहीं कि हम इनका राफेल का डील बंद कर दें। बाकी सब जो उम्मीदवार है, उनके देश है, वो यूएसए के दबाव में आके एकदम से आपकी टेक्नोलॉजी बंद कर देंगे। तो मेरे जी कहने का मतलब है कि एयरफोर्स को देखा जाए तो सरकार को भी अभी मतलब डिसीजन नहीं लिया है सरकार ने। ऐसा काफी संभव है कि सरकार बोलेगी नहीं, हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि जी जो MRFA का जो RFI था, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से बोला था जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना पड़ेगी। फ्रांस रिफ्यूज कर रहा है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। 30% जो आप बात कर रहे हैं कि 30% वो इंडिजिनसली सोर्स कंपोनेंट्स की बात हो रही है। शायद उसमें कोई भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ना हो, क्योंकि देखिए ना, आप HAL जहाज बना रहे हैं बहुत सालों से। उन्होंने HF-24 बनाया था, LCA बनाया है, उनको जहाज बनाना आता है। जी काफी जहाज के कंपोनेंट्स HAL बड़े आराम से बना सकता है। तो शायद फ्रांस ने ये बोला हो कि भाई जो आप बना सकते हो तो बना लो, टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब मुझे ये नहीं पता ये सच्ची बात क्या है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जीरो है, पर मेरी रीडिंग में ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने हाथ करी नहीं है, तो 30% भी नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि हम करें क्या। जी तो क्या इसी मजबूरी का फायदा तो फ्रांस उठा नहीं रहा है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं है, तो फिर आप मजबूरी का फायदा उठाते हैं कि आपको तो हमसे ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सर हमारे पास थ्रेट्स तो है, स्क्वाड्रन तो हमारे पास लगातार कम हो ही रहे हैं। मेरे हिसाब से फ्रांस हमारी मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहा, अपनी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। ओके अगर वो सोर्स कोड दे दे, फ्रांस की जो इकोनॉमी है वो डिफेंस सेल्स पर बेस्ड है। उनका राफेल जहाज ही उनकी इकोनॉमी। देखिए, फ्रांस छोटा कंट्री है, पंजाब, मेरे ख्याल पंजाब से छोटा कंट्री है। जी जी उनकी इकोनॉमी छोटी है। $32 बिलियन उनके लिए बहुत बड़ी पूंजी है। बिल्कुल सर। तो उनको मतलब कि वो नहीं चाहेंगे कि भाई हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में और भी बहुत पहलू हैं, मैं अब वो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पर जी पहले मैं ये बोल रहा हूँ जी कि फ्रांस शायद अपनी मजबूरी ज्यादा देख रहा है, हमारी मजबूरी कम देख रहा है। उसको पता है हमारी भी मजबूरी है, पर फ्रांस की भी मजबूरी है। जी वो आपको टेक्नोलॉजी अगर दे रहे, इंजन की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वो पूरा राफेल की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उनका फ्यूचर का क्या होगा। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर्स, जी डिफेंस का कस्टमर्स है। हमारी जो कमजोरी ये है कि हम अपना हथियार बना ही नहीं सक रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते जाते हैं। देखिए, HF-24 1950s में इंडिया में बना, इंडिया में डिजाइंड, डेवलप्ड
and operationalized only in India. It was one of the finest aircraft. वहां थे हम एक दिन लेट 1950s और अर्ली 60s में हमने आप मिग बनाए। सर हाँ, मारुत की। बिल्कुल। उसके बाद हमने मिग्स बनाए, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मार्क टू फाइटर्स ऑफ इट्स टाइम। हमने कितने 100 सैकड़ों मिग्स बनाए। टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, ट्रांसफर हुई। हमने क्या करा उस टेक्नोलॉजी का? हमने मारुत की टेक्नोलॉजी का क्या करा? हमने उसके बाद मिग 23 बनाए, उसकी टेक्नोलॉजी का क्या करा? हमने उसके बाद जैगुआर बनाए, उसकी टेक्नोलॉजी का क्या करा? उसके बाद हमने सुखोई बनाए, उसकी टेक्नोलॉजी का क्या क्या करा? मेरे हिसाब से, मैं स्पष्ट रूप में बोलना चाहता हूँ कि हमारी काबिलियत नहीं है कि टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब कर लें ठीक से। हमारे इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना एडवांस नहीं है कि वो हम समझे भी कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। क्योंकि वो आपको दे सकते हैं जहाज, पर अगर आपको समझ ही नहीं है कि ये मटेरियल क्या है, कैसे बन सकता है, कहाँ से आ सकता है, वो क्या करेंगे? कोई क्या करेगा? तो ये भी एक पहलू है। तो मैं सॉरी, आई वेंट ऑफ ट्रैक ओवर हियर। नो सर। तो पूछिए आप। बिल्कुल, आपने जो बारूद का जिक्र किया है, वास्तव में ये मतलब तो उसके तो कई दशक बीत चुके हैं, 6-7 दशक से ऊपर बीत चुके हैं जब ने वास्तव में बारूद में सफलता पाई थी। लेकिन मतलब इसका नतीजा फिर यही निकलता है ना सर, कि हमें अपनी ज़रूरत होगी, हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंसेंगे, फिर हम किसी न किसी देश से खरीद लेंगे, चाहे वो देश फ्रांस हो या फिर रसिया हो फिर इसराइल हो। जो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल जो बिल्डिंग की कैपेसिटी है, जिस पे आप अभी सवाल उठा रहे हैं, गंभीर सवाल एक्चुअली उठा रहे हैं, तो फिर अगर हम 36 या 35 अरब डॉलर का राफेल के लिए सौदा कर रहे हैं, तो आगे जाकर के भी हम इसी ढर्रे पे चलेंगे कि मतलब बनाएंगे नहीं और फिर मतलब खरीदते रहेंगे। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, हम में काबिलियत है, पर एचएएल में, डीआरडीओ ने, दे हैव नॉट परफॉर्म्ड। जी उन्होंने कुछ, और देखिए इसमें थोड़ा डीपर जाए आप साइकोलॉजी में। जी सर। हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, हम ट्रेडिंग में, हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखिए आप, वी आर ट्रेडर्स। जी हम सामान खरीदते हैं कहीं से और बेचते हैं और उस पर नफा कमाते हैं। हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स जो अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के कुछ बनाए, रिस्क लेके बनाए, वो मिट भी सकता है उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ऐसा कोई इंसान नहीं हमने अभी तक आया है। आप बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे आपकी बात नहीं सुनेंगे जब तक उनको बड़े स्पष्ट रूप से ये ना पता लग जाए कि भाई हमारा नफा कहाँ से आएगा। जी बिल्कुल। दे आर ट्रेडर्स, इट्स अ मेंटालिटी ऑफ ट्रेडर्स। पर फिर मैं, आई डोंट वांट टू पुट, आई एम आल्सो एन इंडियन, आई एम ए प्राउड इंडियन। बिल्कुल और सर। बहुत ऐसे इंडियंस हैं जिनमें ये काबिलियत है, पर उनकी कौन सुनता है? उनकी सरकार तैयार नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट तैयार नहीं है। अगर मेरे पास आइडियाज है, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास काबिलियत है, मैं जहाज बना सकता हूँ, तो कम से कम किसी को सपोर्ट तो देना पड़ेगा ना मुझे। पर अगर जिसके पास मैं जाऊं, इवन एचएएल के पास जाऊं, वो एचएएल, देखिए लोग कहते हैं कि एचएएल के पास आप उनको आर&डी के लिए फंडिंग क्यों नहीं करते? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एचएएल इतना बड़ा राशि, सम ऑफ मनी इट पेज टू द गवर्नमेंट एज डिविडेंड, व्हाई इज इट पेइंग डिविडेंड टू द गवर्नमेंट एंड नॉट स्पेंडिंग दैट मनी ऑन आर&डी? क्योंकि माइंडसेट नहीं है। आप खुश करना चाहते हैं, आप ट्रेडर्स हैं, आपने खरीदा, आपने पैसा बनाया। पैसा कैसे बनाया? बाहर से विदेशी गुड्स लिए, उनको असेंबल करा, सर्विसेज को बेचा, जितने दाम पर, जो भी दाम है। सुखोई हमारा अगर हम रूस से लें तो सस्ता पड़ता है, एचएएल से ले तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, और गवर्नमेंट को फिर वो डिविडेंड मिलता है उसका। जी तो कौन कहता है कि एचएएल के पास या डीआरडीओ के पास पैसे नहीं है आर&डी के लिए? पैसे हैं, वो लगाते नहीं है पैसे। डीआरडीओ में भी कितने प्रोजेक्ट्स शुरू करे हुए, वो प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनको फिर उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, फर्ज करो डीआरडीओ में 500 साइंटिस्ट होने चाहिए, अगर उनके प्रोजेक्ट डबल हो जाए तो वो एस्टेब्लिशमेंट 1000 साइंटिस्ट की हो जाएगी। उनको एस्टेब्लिशमेंट से मतलब है, आउटपुट से मतलब नहीं। तो ये
कमजोरियां है ये हर इंसान में कमजोरियां होती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बिल्कुल। एचएएल और डीआरडीओ में हो रहा है, ये जी बड़े जी। बड़े कॉर्पोरेट्स में होता है, टाटाज में होता जी है, रिलायंस में होता है, अदानीज की ग्रुप में भी ऐसे होता है। तो ये ऑल मतलब वी हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट दिस, वी हैव टू, द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक मोर असर्टिव एक्शन। जी जैसे सर। किसी को कोई प्रोजेक्ट हो, उसमें एक पावरफुल पॉलिटिशियन, पहले होता था ये कि एचएएल यूज्ड टू बी अंडर द प्रोस्पेक्टिव नेक्स्ट चीफ ऑफ ए स्टाफ, ठीक है ना। जैसे खतरे साहब थे, ही बिकेम एयरफोर्स चीफ, ही सर्व्ड एज चेयरमैन एचएएल। तो जो चीफ बनने का जो रास्ता था वो ये था कि पहले आप एचएएल चेयरमैन सर्व करो। तो उस टाइम प्रोडक्टिविटी वाज बेटर, इट वाज डूइंग बेटर, नाउ इट इज नॉट डूइंग बेटर, बिकॉज अगर आपका जो जो सीनियर मैनेजमेंट है वो देख रही है कि भाई हम वो 2 साल के लिए रहेंगे, 3 साल के लिए रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो वो डेडिकेशन नहीं है। जी सर, पिछले दिनों में एक कार्यक्रम में था, डिफेंस का कार्यक्रम था वो, उसमें बाबा कल्याणी जो है वो भारत फोर्ज के डायरेक्टर हैं, वो आए हुए थे। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर प्राइवेट सेक्टर पे भरोसा किया जाता, अगर चाहे उन्होंने वहाँ पे एयरफोर्स के भी कई अधिकारी थे जो हमारे पूर्व एयर मार्शल रहे नर्मदेश्वर तिवारी, वो भी थे वहाँ पे। उन्होंने कहा था कि हमारे पर भरोसा भी नहीं किया गया, कि अगर हमारे पर भरोसा किया जाता तो शायद हम फाइटर जेट का इंजन पहले भी तैयार कर सकते थे, कई साल पहले तैयार कर सकते थे, अगर हमारे पर सरकार भी भरोसा करती, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी हमारे पर भरोसा करती। इन सब के बाद अगर हम अभी मौजूदा दौर में देखें, राफेल डील को देख रहे हैं, एक बहुत ही मेगा डील होने वाला है। आप ओवरऑल इस डील को किस तरह से देख रहे हैं, पॉजिटिव नजरिए से या फिर मीन ठीक है, फाइटर जेट तो काफी अच्छा है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फिर वही हो जाता है कि हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो चाहे आप फाइटर जेट इंजन को ले लीजिए या फिर अलग अलग जो फाइटर जेट इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इसमें हम कितना इंप्रूवमेंट कर पाएंगे ओवर द ईयर्स सर? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी जैसे मैं जहां पर रहता हूँ, रूरल एरिया है, जंगल है आसपास, जी मेरे घर के आगे मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपना जो लैंड है अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स। जी मैं बड़े देर से सोच रहा हूँ कि भाई मुझे एक गार्ड डॉग चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा है गार्ड डॉग। तो मैं क्या करूं, मतलब कि उसको कुछ तो मुझे करना ही है ना, क्योंकि बिल्कुल। खतरा तो नहीं टला। मेरे को गार्ड डॉग ठीक से मिला नहीं तो खतरा नहीं टला, तो मैं कोई भी डॉग रख दूंगा। बल्कि मैंने तो मुर्गियां रख दी हैं उधर, क्योंकि मुर्गियां भी चिल्लाती हैं, कम से कम रात को वार्निंग तो हो जाएगी। तो यू हैव टू डू विद व्हाट यू हैव। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप कोशिश करो कि भाई जी मुझे ये चाहिए, बहुत बहुत जरूरी चाहिए। यू गो टू द प्राइवेट सेक्टर, गो टू एल&टी, गो टू बाबा कल्याणी एंड से कि मुझे ये चाहिए, जरूरी चाहिए, आप बनाओ। आपको एक और मैं इसमें आई वांट टू ब्रिंग इन। जी सर। देखिए, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि R&D इज बीइंग टाइड अप विद अर्जेंट डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। हमारी अर्जेंट डिफेंस रिक्वायरमेंट है फाइटर एयरक्राफ्ट की। बिल्कुल। आपको R&D चाहिए। जैसे मैंने बोला, एचएएल जहाज बनाना जानता है, उन्होंने बहुत सारे जहाज मैन्युफैक्चर करे हैं, लोकल मैन्युफैक्चर करे हैं। उनको कम से कम 80% उनको पता है जहाज कैसे बनाना है। 2 या 3 स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं। एक तो हॉट इंजन्स, एचएएल इज नॉट एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी जहां पर टर्बाइन ब्लेड का जो इनलेट टेम्परेचर है वो से 1800 या 1900 डिग्री सेल्सियस हो जाए। हमारे पास वो मटेरियल्स नहीं है। हमें वो पता नहीं लग रहा कैसे डेवलप करेंगे। जो क्रिस्टल ब्लेड की जो टर्बाइन ब्लेड्स होते हैं, मोनोक्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, वो डेवलप जी करना नहीं आ रहा। तो हमारी बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। डोंट होल्ड अप ए राफेल डील बिकॉज यू कैन नॉट मेक ए हॉट इंजन। तुम आप यू गो टू एनी अदर OEM, go to Russia, go to China, and not China, we are not at that stage, but go to any other OEM, यूरोप में जाइए, अमेरिका से करना जाइए, बोलो हमें ये हॉट इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए, आप कितने $1 बिलियन लोगे? $20 बिलियन दे दो उनको। डिफेंस डील को मत होल्ड अप करो, बिकॉज डिफेंस डील आप होल्ड अप करोगे हम कमजोर हो जाएंगे।
अगर हम कमजोर हुए तो हमारे पर हमला होगा। वो होता आया है, हो रहा है अभी भी। हम क्यों नहीं जागृत होते इस बात का कि हम जो हमारी कमजोरी देख के लोग हमें दबाव डालते हैं, हमारे पर बिल्कुल सर, अटैक करते हैं। बिल्कुल तो सर। आपने अगर टेक्नोलॉजी चाहिए, डीलिंक इट। जैसे आपने इंजन का डील करा, डीलिंक इट। डू नॉट ब्रिंग इन ए अर्जेंट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट पर आप उसको मत रुकावट डालिए। अगर आपके पास है तो बताइए एयरफोर्स को। एयरफोर्स से ज्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल। उनको एश्योरेंस चाहिए। अगर एयरफोर्स को फर्ज करो, आप एचएएल जहाज बनाता है, सारे स्पेयर पार्ट्स एचएएल आता है, तो एयरफोर्स तो बड़ा सिक्योर है, उनको कभी स्पेयर पार्ट्स की कमी नहीं होगी। कमी होगी तो वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, देखो एचएएल हमें डिलीवर नहीं कर रहा। एचएएल की जो वर्किंग आवर्स है, दे विल गो टू 24 आवर्स। दे विल हैव टू, अंडर गवर्नमेंट प्रेशर, अंडर ऑपरेशनल थ्रेट, दे विल हैव टू, दे विल डिलीवर। अगर आप फ्रांस से मांगोगे, फ्रांस बोलेगा अच्छा आपको चाहिए, तो भाई अभी ऐसे है कि प्राइस बढ़ गया है थोड़ा। दैट इज हाउ दे विल टॉक। ये तो नेचुरल है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो सर इन तो सब के ये बीच में सर जो तेजस MK2 तेजस MK1 का तो हम लोग देख रहे हैं कि इंजन की वजह से डिलीवरी में कितनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, लगातार टाइमलाइन बढ़ा है। MK2 में भी अमेरिका से ही इंजन हम लेने वाले हैं, फिर उसका फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हैं? फ्यूचर देखिए सिक्योर नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका, जिस ट्रैजेक्टरी पर अमेरिका है, वो उस ट्रैजेक्टरी को देख के किसी को भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि हम एलसीए मार्क 2 पर डिपेंड कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। पहली बात तो हमें एलसीए मार्क 2 बनाना है, बनाइए। जैसे आप बना सकते हैं, बनाइए। अगर उन्होंने इंजन रोक दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम आपने जहाज बनाना तो की काबिलियत तो दिखा दी अपने देश को, जी। सारे खुश हो जाएंगे। अगला जहाज आप ऐसे इंजन को लेके बनाइए, फ्रांस से इंजन लीजिए, रूस से इंजन लीजिए, जहां पर आपको कभी रुकावट ना आए। तो काबिलियत दिखाए, टाइमलाइन स्टिक करके जहाज बनाने की, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डू नॉट कम इन द वे ऑफ प्रोजेक्ट्स। जो एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है, उनको मत रोकिए। उनका डीलिंक इट फ्रॉम सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, दे हैव टू बी डीलिंक। एंड सर आप AMCA जो है आपका प्रोजेक्ट जो है, क्या राफेल डील का कोई उस पर भी असर पड़ने वाला है? क्योंकि राफेल में एक बहुत बड़ा हिस्सा बजट का जा रहा है, जो एयरफोर्स के लिए जो एलोकेट होता है बजट, उसका एक बड़ा हिस्सा तो अब राफेल के लिए जाएगा अगर ये डील हो जाता है तो। सो डू यू थिंक इस अमका पे भी कोई असर पड़ने वाला है? आ गई आपकी आवाज, आ गई। जी। हाँ, ये जैसे मैंने पहले मैं बोल रहा था कि बजट, डिफेंस बजट से आप क्यों जाते हैं? आपको, यू आर ए वर्किंग एंटिटी, यू आर ए कॉर्पोरेशन, आप अपने R&D फंड्स डीलिंग करें डील से। अपना जो आप डिविडेंड है वो कम कर दीजिए, प्राइस एयरफोर्स को जो देते हैं वो बढ़ा दीजिए, कुछ भी करना है अपने करिए। पर ये मैं बात मान ही नहीं सकता कि अगर आप राफेल खरीदते हैं, वो तो हम पूरा देश का बजट है, बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास इतना पैसा है, एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, नेवी की रिक्वायरमेंट, आर्मी की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने उस पैसे से रिक्वायरमेंट मीट करनी है। अगर उनको कोई चीज सस्ती मिलती है, वो सस्ती खरीदनी चाहिए। अगर कोई सस्ती चीज नहीं मिल रही, तो जिस भाव पर मिल रही है वो खरीदिए। जो पैसा लगाना है वो आप HAL को लगाना है, या HAL को गवर्नमेंट से बोरो करके लगाना है, या जैसे गवर्नमेंट की बड़ी एजेंसीज हैं विच फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। REC एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फंड करती है। देयर आर एंटरप्रेन्योर्स, बिलियनियर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई प्रपोजल है, HAL के पास प्रपोजल है, आप इन्वेस्टमेंट लीजिए, R&D कीजिए एंड बनाइए। पूरा बोइंग R&D के लिए मैं, अच्छा वो उस वहां पर नहीं जाते। तो मेरा कहने का मतलब हमारी स्थिति देखते हुए R&D की फंडिंग शुड नॉट कम फ्रॉम द सेम बजट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बोलिए कि आपकी जो R&D फंडिंग है वो इंक्रीज करें।
जी पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिफेंस बजट से आप कट मत लीजिए R&D का। तो अगर वो सही है तो मेरे ख्याल से फिर अगर आप राफेल खरीदते हैं, आप कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम कहा कि आपकी फंडिंग इज टोटली डीलिंग सेपरेट। ओके सर मैं राफेल पे ही जो F4 वेरिएंट का भी बात चल रहा है कि जो हम जो खरीद मतलब सौदा जो प्रस्तावित है उसके तहत F4 ज़्यादा होगा, और फिर जो हमारे पास मौजूदा जो राफेल वेरिएंट है उसको हम लोग F4 में अपग्रेड करने वाले हैं। उसमें 24 जो F4 वेरिएंट होगा, F5 वेरिएंट होगा 24। तो सर F4 वेरिएंट उसकी कैपेबिलिटी कितना है वार के लिहाज से, युद्ध के लिहाज से अगर देखें? काफी कैपेबिलिटी बढ़ा दी गई है, पर कोई एसेंशियली जो सेंसर्स लगे थे पहले, जैसे उसका जो रेडार है, जी रेडार की इंप्रूवमेंट कर रही है। अभी जो रेडार राफेल में है वो मूविंग टारगेट ऑन द ग्राउंड ऑल्सो ट्रैक कर सकता है। जैसे एक व्हीकल मूव कर रहा हो या मिसाइल यूनिट मूव कर रही हो ग्राउंड पर, जी तो उसको भी ट्रैक ट्रैक कर सकता है और अपना जो वेपन्स है उससे अटैक कर सकता है। पहले ये 3R में नहीं ये कैपेबिलिटी थी। जी उसी तरीके से इनका जो ऑप्ट्रॉनिक्स है, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है रेडार की तरह जो एयरक्राफ्ट को देखता है, दैट हैज बीन इम्प्रूव्ड बोथ फॉर एयर टू एयर एज वेल एज एयर टू ग्राउंड। ओके मिसाइल्स जैसे इम्प्रूव कर ली है उनका, न्यू जनरेशन ऑफ मिसाइल्स। फिर ए टू ग्राउंड वेपन्स जो उनके हैं वो इम्प्रूव करे हैं। तो जब भी आप इम्प्रूवमेंट करते हो आपको सॉफ्टवेयर चेंजेस करना पड़ते हैं। जी Software changes in any most aviation technology, software changes represent 60% of the cost of development. तो मैं ये भी डिस्कस करना चाहूंगा सोर्स कोड का बाद में। जी तो काफी इम्प्रूवमेंट्स है इसमें। सैटेलाइट कम्युनिकेशन है नए राफेल 4 में, जिससे आप सिविल या मिलिट्री सैटेलाइट के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बड़ी इट गिव्स यू ए लॉट ऑफ कैपेबिलिटी। You ओके can you are not reliant on only on ground to air communication. You can communicate via satellite. ओके Then there is it has got a mechanism where वो खुद बता देता है कि भाई अभी मेरा ओवरऑल व्यू है अपना, जो जैसे इंजन काम कर रहा है, जो एयरक्राफ्ट जैसे ऑपरेट कर रहा है। तो काफी सोफिस्टिकेटेड इम्प्रूवमेंट्स उन्होंने करी है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज। So it is a big improvement with a lot of new software improvements also. जी अगर हम वो 4 ना लें तो काफी वेपन्स है, जैसे माइका एनजी है ए टू एयर जी मिसाइल, जो मीटियोर के बराबर आ गई है अभी। जी माइका एनजी को हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये लेना जरूरी है, बट इसका जो इम्पैक्ट थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि जो उनको अपना सॉफ्टवेयर चेंज कराना, हमने पहले भी सॉफ्टवेयर मॉडिफाई करने के लिए फ्रांस को पे करा था। अभी जब से उन्होंने ही सॉफ्टवेयर मॉडिफाई कर दिया, तो जो वो हमारे पास जो एबिलिटी थी उसको हमें रीडू करना पड़ेगा, जिससे हमें दोबारा वो खरीदना पड़ेगा उनसे। अच्छा, खरीद सॉफ्टवेयर जो होता है वो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। जी फर्ज करो उनका जो रेडार है, रेडार किसी दुश्मन के जहाज को डिटेक्ट करता है। वो दुश्मन के जहाज को सिर्फ डिटेक्ट नहीं करता है, वो पहचानता है कि ये कौन सा जहाज है, इसके ये किस वेपन से लदा हुआ है, कौन सी मिसाइल कैरी कर रहा है, कौन से बॉम्ब कैरी कर रहा है। बिकॉज आपका जो रिस्पॉन्स है, जो आप वेपन फायर करोगे, अगर वो ए टू एयर मिसाइल उसकी अगर R-37 है, तो राफेल पायलट को पता लग जाएगा इसके पास R-37 मिसाइल है, उसकी मार 300 किलोमीटर तक है। इसमें ये एबिलिटी आपको ये सोर्स कोड से आती है। सोर्स कोड रिफ्लेक्शन स्टडी करता है रेडार की, एल्गोरिदम्स होते हैं बेस्ड ऑन पास्ट सिग्नेचर्स। जैसे जब कोई रूसी जहाज उड़ रहा है R-37 के साथ, उसकी जो रिफ्लेक्शंस ये गैदर करते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं कि भाई R-37 के साथ
इसका जो रिफ्लेक्शन आता है वो ऐसे आता है। आप इमेजिन करिए हर वेपन सिस्टम का जो दुश्मन के पास है, इनको लाइब्रेरी बनाना पड़ती है। जी अगर हम फर्ज करो वो हमें सोर्स कोड दे दें, हम हमसे हमें पता लग जाएगा भाई ये कैसे डिटरमिन कर रहे हैं कि जहाज पर R-37 लगी है। हम भी R-37 खरीद सकते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि भाई R-37 कैसे पता लगाते हैं। अगर हमें पता लग गया कि भाई R-37 की रिफ्लेक्शन है, हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो उनका जो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है, सोर्स कोड डेवलप्ड है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ये आसान काम नहीं है। सॉफ्टवेयर सोर्स कोड देना किसी को, इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। बिल्कुल एंड बिल्कुल स्पेशली अगर आप इंडिया की तरह, यू आर ऑपरेटिंग विद वेस्टर्न वेपन्स, यू आर ऑपरेटिंग विद रशियन वेपन्स, you know, and you have those weapons on your stick, so वो नहीं दे पाएंगे। अगर वो पहली बात तो ऐसे मैटर ऑफ पॉलिसी नहीं दे सकते। जब हम ऐसे देश बनेंगे, फर्स्ट करो हमने अमेरिका बनाया और हमारी अस्त्र मिसाइल बहुत दूर तक जाने लग पड़ी, तो हम भी नहीं देंगे किसी को सोर्स को। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमारे जहाजों को भी पहचान करना पड़ेगी भी ये कौन सा जहाज है, माइका लगा है इस पे, बीटीओर लगा है, कौन सा मिसाइल लगा है। तो हम कैसे पहचान करते हैं? अलग अलग तरीके होते हैं, एक तरीका नहीं होता। कोई भी अपना तरीका आप डेवलप कर सकते हो। तो उसमें जो एफर्ट गया है वो शेयर करना, इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे कैन डू इज, एपीआई होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उसमें ये बोल सकता है कि भाई अगर आपको अपना वेपन लगाना है तो आप सोर्स कोड के बगैर ये प्रोग्राम लिखिए और अपना जो वेपन है उसकी कैपेबिलिटीज अपलोड कीजिए, और ये जो मिशन कंप्यूटर है ये पैच आपके लॉन्च के लिए पैरामीटर्स दे देगा। उतना वो कर सकते हैं, उतना ही करेंगे। तो उन्होंने वो हमें बोला है कि ये करके देंगे, हमारे वेपन्स हम वो इंटीग्रेट करेंगे, पर सोर्स कोड नहीं दे सकते। जी 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 सोर्स कोड को खैर मतलब उस पर शायद लग रहा था कि इंडिया भी तैयार भी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी लेकर के था। लेकिन सर F5 वेरिएंट जो है, जी F5 वेरिएंट पर मैं सर आना चाहूँगा कि जो 24 यूनिट जो है F5 वेरिएंट का, यानी खरीदने की बात चल रही है। अगर डील होती है तो दो मतलब 24 F5 आएगा। इधर चाइना के पास देखिए J-20 J-35A जैसे स्टील्थ फाइटर जेट है, उसके मुकाबले F5 को आप किस तरह से रेट कर रहे हैं, क्योंकि F5 में स्टील्थ कैपेबिलिटीज नहीं होगी। सर इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो वेपन सिस्टम्स होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के, किसी भी जहाज के, जी जहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वेपन सिस्टम्स। क्योंकि जो मार है जहाज की, वो जहाज तो खुद तो जाके किसी में लगता नहीं है। बिल्कुल जहाज मार करता है दूर से अपने वेपन से। अगर आपके पास स्टेल्थ नहीं है, फर्ज करो हमारा सुखोई 30 है, उसमें स्टेल्थ नहीं है, अगर वो 500 किलोमीटर से एक स्टेल्थ मिसाइल आपके ऊपर लॉन्च कर दे, तो उस मतलब कि उसमें क्या है, कोई कमजोरी नहीं है। अगर राफेल आपका J-20 पर 400 किलोमीटर से मार करे स्टेल्थ मिसाइल से, तो जो चीनी J-20 की स्टेल्थ है वो रखें अपने पास। आप भी हमारी मिसाइल नहीं पकड़ पाएंगे। आप राफेल को देख लेंगे जो 400 किलोमीटर है, पर आप उस पर वार नहीं कर सकते। राफेल ने वार कर दी है, वो आपको देख रहा है, उसने किसी तरह से वार कर दी है। अब जो आपके पास मिसाइल आ रही है, आप उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेल्थ मिसाइल। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी टैक्टिक्स पर डिपेंड करता है, और आपके वेपन्स, मेरे पास कौन से वेपन्स हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर मेरे पास लॉन्ग रेंज स्टेल्थ मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो इंटरसेप्ट ही नहीं हो सकती, तो मुझे स्टेल्थ की जरूरत ही नहीं है। ओके देखिए, यू नीड अ मिक्स। सम सिचुएशंस यू नीड स्टेल्थ, है ना? कई ऐसे सिचुएशंस आएंगे, बट नॉट ऑल सिचुएशंस। स्टेल्थ इज नॉट एन एडवांटेज in all situations. It is an advantage, I would say, in about 20% or less situations. जो युद्ध में जो situations develop हो सकती हैं, उसमें stealth is not, it is a liability in some situations. ओके Because आप weapons नहीं carry कर सकते, आपका जो weapon load है बड़ा limited हो जाता है। So ये ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा, हमारी capability, हमारी जो सर्विस होती है, जो युद्ध लड़ाई लड़ते हैं, यू आर ऑलवेज शुड बी फोकस्ड ऑन ऑफेंस। मैं दुश्मन को कितनी जोर से मार सकता हूँ,
जी कितनी बिल्कुल। दूर से मार सकता हूँ, उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि भाई मैं छुप के अंदर घुस सकता हूँ कि नहीं। भाई शायद आप स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो तो छुप के अंदर घुस जाओगे, पर आपको एडवांटेज भी है, पर वो एडवांटेज लिमिटेड है। अगर आप कुछ ऐसा ऑपरेशन करना चाहते हैं जिसमें आप घुस के थोड़ी मार करके वापस आना चाहते हैं तो ठीक है, पर अगर आपको एयर कॉम्बैट करना है, आपके पास 400 किलोमीटर की मिसाइल है, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल सिचुएशन। ओके ओके। सर, अगर मतलब इस राफेल डील के बाद अब भारत, मैं SU-57 की दरअसल बेसिकली बात करना चाह रहा हूँ कि SU-57 या फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, चाहे SU-57 या F-35 की उम्मीद बहुत ही कम है। बट SU-57 का एक वक्त लग रहा था कि शायद जो पहले पिछले साल लास्ट में पुतिन आए थे तो की डील हो सकती है, बट उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। तो क्या SU-57 के लिए या फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए हमारा दरवाजा बंद हो चुका है, या फिर अभी भी देख रहे हैं कि राफेल एक अलग डील होगा, AMC एक अलग प्रोजेक्ट है और एक फिफ्थ जनरेशन अलग से हम उस तरह भी जाने की कोशिश, मतलब आपको दिख रहा है कैसा कुछ हो पाएगा? बिल्कुल, तीनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, पैरेलल प्रोजेक्ट्स हैं। जी नन ऑफ देम इज अफेक्टेड। हमने ये पहले भी एक बार बात करी थी कि बिल्कुल सर। एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट जो है Su-57 की, वो शुरू से ट्विन सीटर की रही है। ओके। ट्विन सीटर जहाज उड़ने वाला है। एक और बात बता दूं, जो Su-75 है वो भी 1-2 महीने में फर्स्ट फ्लाइट उसकी होने वाली है। तो जी एयरफोर्स को, इट इज लॉजिकल फॉर द एयरफोर्स टू होल्ड ऑन। हमें स्टेल्थ फाइटर की जरूरत है। जैसे मैंने बोला ना, 25 20 बिल्कुल सर। 20% ऐसे केसेस होते हैं जहां आपको जरूरत है स्टेल्थ स्टेल्थ की। जी तो जहां पर एयरफोर्स को लगे हमें, तो उसी को वो जरूरत को पूरी करने के लिए एयरफोर्स ने डिमांड करी कि भाई देखो, हमें 2 या 3 स्टेल्थ फाइटर स्क्वाड्रन दे दीजिए। जी अब स्टेल्थ फाइटर अगर आपने लेना ही है, लिमिटेड नंबर में लेना, आमका सिंगल सीटर होगा। बिल्कुल सर। अगर एयरफोर्स का रिक्वायरमेंट है कि हमें ट्विन सीटर स्टेल्थ चाहिए, तो वो वेट करेंगे ट्विन सीटर Su-57 की। वो हमें बताएंगे नहीं, अनाउंस नहीं करेंगे, देखो भाई हम वेट कर रहे हैं, बिकॉज रशिया रूस से भी नहीं कमिट करेंगे वो, क्योंकि आपने देखा ही नहीं जहाज। जैसे आप वो जहाज को देखोगे, उड़ता है, ऑपरेशनल होता है, उसमें परफॉर्मेंस उसकी राइट है, उसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए हैं। जब वो प्रूव कर देंगे तब आप बोलोगे कि ठीक है, ये मेरे लिए मोस्ट सूटेबल जहाज है। तो जी एक्सपेक्ट करना गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट से या एयरफोर्स से कमिटमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके। IAF or Indian government cannot commit to either Russia or to the Air Force that they will get stealth fighters. ओके। We will see. Your requirement is noted. आप जो चाहते हो हमने सुन लिया, गौर कर रहे हैं, देखते हैं, और हम खरीदेंगे अगर जब हमें लगा ये सही टाइम आ गया। जैसे हमने ये 114 जो राफेल खरीद रहे, हमें टाइम दिया, जी बिल्कुल। पैसे होने चाहिए। उतनी जी देर में अगर हम पहले कमिट कर दें, अभी दुनिया की स्थिति आप देखिए कितनी अनसेटल्ड है, बिल्कुल। कोई फायदा नहीं है उससे। उससे आप यू आर क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स। बिना जी बात के ट्रम्प साहब कुछ बोलने लग पड़ेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई देखो, तो क्यों उनको ऐसा मौका दें। हमने जब खरीदने का मौका आएगा हम खरीद लेंगे। हम खरीद लेंगे। खरीद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, मेरा ये आखिरी सवाल ये होगा कि मतलब इस डील को, राफेल मतलब राफेल फाइटर जेट 114 हम खरीद लेते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी 36 रहे हैं कुल मिलाकर के। तो जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट, जो हम घटते स्क्वाड्रन से हम परेशान थे, हमारे पास 28-29 स्क्वाड्रन बचे हैं। इस डील के होने के बाद क्या एयरफोर्स की ज़रूरतें, तात्कालिक ज़रूरतें अगले 5-7 साल 10 सालों के लिए पूरी हो जाएंगी आमका बनने तक, या हमें इस बीच में और सारे कुछ एयरफोर्स के मतलब फाइटर जेट्स के लिए डील करने की जरूरत होगी? मेरे को नहीं लगता। एक स्टेल्थ फाइटर की तो एयरफोर्स ने रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट कर दी है। उसके जी बाद MRFA की रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी हो जाएगी अगर राफेल की डील हो गई। जी एयरफोर्स को LCA Mark II का डेवलपमेंट देखेंगे। अगर LCA Mark II ठीक टाइमलाइन पर डेवलप होता है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक रहती है, तो जो बीच में जहाज जैसे जैगुआर जहाज है वो रिटायर होगा, जी जी। उसको उसका स्लॉट फिलअप करेंगे। एयरफोर्स, मुझे नहीं लगता उनको जरूरत है। लेकिन अगर HAL जहाज बनाना शुरू कर दे, तो एयरफोर्स पर कोई रोक थोड़ी है। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट है 42 स्क्वाड्रन्स की।
वो एस्टेब्लिशमेंट बनी थी जब एक जहाज का जो पंच था वो 10 गुना कम था राफेल के पंच से या सुखोई के पंच से। जी तो लैटिट्यूड है, ये नहीं है कि हमें 42 स्क्वाड्रन अगर हमारे पास ना हो तो हम बड़े कमजोर हो जाएंगे, नहीं। आजकल जहाज, आपका जो पंच है, आपकी जो फाइटिंग कैपेसिटी है, दैट डिपेंड्स ऑन योर वेपन सिस्टम्स। ओके यस more than getting new aircraft, the Air Force needs to concentrate on the upgrade of Sukhoi 30 MKI। 25 साल पुराना हो गया ये जहाज, 25 साल। जी एयरफोर्स इसको अपग्रेड या कर नहीं रही है, कर नहीं पा रही है। बीच में HAL आ रहा है, ये इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, इट इज इनएक्सप्लिकेबल। आपके पास सबसे बड़ा जो इन्वेंट्री है 270 के करीब जहाज है, जी 20-25 साल पुराने हो गए हैं, आप उसको अपग्रेड कीजिए। फिर हर युद्ध जब होता है तो आप बोलते हैं भाई इसके पास मिसाइल्स नहीं थी। मिसाइल्स कैसे आएंगे? अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आप राफेल को अपग्रेड कर रहे हैं, आपको लॉन्ग रेंज माइका LG चाहिए तो आपने फटाफट F4 ले लिया। सुखोई को आप अपग्रेड नहीं करना चाहते, ये बात समझ में नहीं आती है। हाँ, ये प्रॉब्लम है, HAL में प्रॉब्लम है, एयरफोर्स में प्रॉब्लम है, सरकार में प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है। पर लॉजिकली स्पीकिंग द नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुड बी अपग्रेड ऑफ सुखोई 30 MKI। जी जी सर, थैंक यू वेरी मच इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आपने काफ़ी हर एक डील को काफ़ी अच्छे से समझाया है, काफ़ी सारी नई जानकारियाँ भी मिली हैं। आप दर्शकों की क्या राय है इस पे राफेल डील को लेकर के, आप इस पे ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सर, फिर से आप धन्यवाद। Thank you very much for having me on your show. Thank you. थैंक यू सर।